हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुरेश श्रीवास्तव है और हम यहाँ पे जो अप्लाइड फिजिक्स सीरीज़ है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वो कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन में है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का इस्तेमाल हम कैसे होमोजेनिटी की फॉर्म में कर पाएंगे उसको हम समझते हैं। इसका प्रिंसिपल है क्या? ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन आपको दे रखी है तो हम कैसे जांचेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कहता है अगर वो करेक्ट होगी तो उसके जितने भी जो भी टर्म्स होंगे उन सबकी डायमेंशंस इक्वेशन की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसको कंक्लूजन की फॉर्म में बात की जाए कि जैसे हमें पता है इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो v = u+at, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है एक। तो v इसमें जो v इससे जो v वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है और u+at राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जब तक ये वैलिड है तब तक हम कह पाएंगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। ओके, तो जैसे कि पिछले स्लाइड्स में हम बात कर रहे थे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, बार बार डायमेंशनल इक्वेशन का जिक्र हो रहा था। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो बताती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में कैसे वो वेरी कर रहे हैं, क्या उसमें रिलेशन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर ले कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि m⁴ l⁴ और t⁴c की फॉर्म में एक डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पोर्शन है इधर वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है और ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। तो इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन की जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड ऑफ द डायमेंशन जो भी टर्म दिए हैं उन दोनों के डायमेंशन अगर मैच करेंगे, इक्वल आएंगे, तभी हम कह पाएंगे एक फिजिकल इक्वेशन वैलिड है, करेक्ट है या नहीं। अगर यहाँ पे डायमेंशन मैच नहीं होती हैं तो हम ये कह पाएंगे कि वो इक्वेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात की कि डायमेंशनल होमोजेनिटी होती क्या है, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है इस चीज़ का, डायमेंशनल होमोजेनिटी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे। तो पहला तो आपको इसकी जो आपका स्टेटमेंट था उसी से आपको पता लग जाता है कि हम क्या कर सकते हैं कि करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन दी है कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो इस फॉर्म से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम एक डेरिवेशन कर सकते हैं कि रिलेशंस जो भी आपके रिलेशन दिए होंगे अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है वो बता दिया मास लेंथ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर हमको पता नहीं, तो एक प्रॉपर हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स। जैसे हमने तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, FPS, CGS और MKS, जिसे SI भी कहते हैं। तो इन तीनों को हम क्या आपस में किस तरीके से एक सिस्टम यूनिट से दूसरे तीसरे सिस्टम यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, इसको भी हम समझेंगे। तो ये तीन एप्लीकेशन है जो आपको याद रखनी है और एक एक करके हम इसके दो या तीन एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे होता कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो हम पहली जो एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन को समझेंगे किस तरीके से हम करेक्टनेस चेक करते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी का नियम को फॉलो करके। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है s = ut + ½ ये आपने पढ़ भी रखा होगा, देखा भी होगा, तो इसके बाद समझ लेते हैं। तो इसमें s क्या है, s आपका है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, u क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। ये चार चीजें यहाँ पे चार टर्म्स हैं। और हमने जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल पढ़ा रखा था तो उसमें क्या था कि कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उसकी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उन सबका डायमेंशनल इक्वेशन के साथ मैच करेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड the इक्वेशन है हमारी LHS साइड की जो इक्वेशन का टर्म है वो S है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, L, पहले ही बात कर चुके हैं कि एक लेंथ क्वांटिटी है। ठीक है, राइट हैंड साइड the इक्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड the इक्वेशन आपकी है ut + ½
AT²। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो टर्म्स हैं, UT प्लस हाफ AT²। तो अगर कोई चीज़, दो चीज़ें आपस में ऐड की जा रही हैं, ठीक है, UT प्लस हाफ AT, तो जैसे कि आपको मान लिया जाए कि बात की जाए कि आपको 100 ग्राम की चीज़ है, 100 ग्राम को चीज़ को आपको 50 ग्राम से ही ऐड करोगे या माइनस करोगे। ऐसा नहीं करोगे 100 ग्राम को हम 1 kg के साथ ऐड कर देंगे, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, मैच करेंगे। तो ये नहीं होगा कि जैसे 1 लीटर दूध 100 kg किसी क्वांटिटी के साथ आप ऐड कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो इसके लिए क्या है, हम कहेंगे दो चीज़ों को जब ऐड कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी, तभी हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, तो पहले हम इसमें जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करते। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, u इंटू टी। तो u का हमको पता है, कैसे डायमेंशन निकालते थे, u का LT -1 है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है, तो जैसे यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये L होगा, ये LT -1 होगा, ये केवल टाइम है, और एक्सेलरेशन का LT -2 होता है। ठीक, ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया। तो LT -1 इंटू टाइम, तो यहाँ पे जो डायमेंशन आ गई इस पूरे UT की टर्म की, L आ गई। ठीक है, T -1 प्लस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा टर्म हाफ AT²। तो हाफ का तो कोई रूल है नहीं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो A की डायमेंशन क्या है, LT -2, और टाइम की T है, और साथ में होल स्क्वायर रखा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको क्लब करेंगे तो भी हमको क्या मिल रहा है, L। तो अब पहले टर्म की भी L आ रही है, दूसरे टर्म की भी L आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड की भी L आ रही है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ पढ़ रखी थी कि यहाँ पे डायमेंशन LHS साइड की और RHS साइड की क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो अगर मैच हो रही है तो ये क्या है, आपकी जो फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है। ओके, तो एक और इक्वेशन को हम देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे करेक्टनेस, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपके सामने एक और इक्वेशन दे रखी, F बराबर mv²/r। तो F इसमें क्या है, फोर्स, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस। इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है कि हमें जांचना है कि इक्वेशन सही है या नहीं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLT-2, मास की कैपिटल M, वेलोसिटी की LT-1, और रेडियस का L, क्योंकि ये लेंथ की क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन पार्ट क्या है, F है, तो इसका क्या है, mLT-2। ठीक है, RHS की साइड की इक्वेशन में क्या क्या टर्म है, mv²/r पूरा है, तो m का कैपिटल M, v का LT-1, जिसका होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई L। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप RHS साइड में क्या मिलेगा, mL²T-2, और यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो L-1 कर लोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद mLT-2 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपको LHS और RHS की डायमेंशन मैच हो गई, तो हम ये कह पाएंगे कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो एक और इक्वेशन है जिसको भी, इसमें भी हमें क्या करेक्ट चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें v में वेलोसिटी है, LT-1 होती है इसकी डायमेंशन, u भी वेलोसिटी है, LT-1 उसकी होती है, a एक्सेलरेशन है, इसकी LT-2 डायमेंशन होती है, s डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायमेंशन L होती है। ठीक है, अब इसमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या है, v², तो v², ये भी आपकी डायमेंशन है, वेलोसिटी, तो LT-1, लेकिन स्क्वायर है तो आपका ये बन जाएगा L²T-2। ठीक है, और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में दो पार्ट हैं आपके, तो दोनों को लिख लेना, u² + 2as²। अब इसमें पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है, तो
तो फर्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं। तो जब फर्स्ट पार्ट को चेक करेंगे तो यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर में भी आपका एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सेम आ रहा है एल स्क्वायर टी माइनस टू। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे टू ए एस स्क्वायर है, तो टू तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसकी कोई डायमेंशन है नहीं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट एस स्क्वायर है, तो एल डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन और उसका भी क्या है स्क्वायर। तो इसको चेक करने पर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक एल की पावर वन एल की पावर टू, तो टू प्लस वन थ्री टी माइनस टू। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसकी डायमेंशन इस पहले वाले टर्म्स को मैच कर रही है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है, लेकिन सेकंड पार्ट के साथ इसकी डायमेंशन मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम नहीं कह पाएंगे कि LHS की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसने वो जो आपका स्टेटमेंट था डायमेंशनल होमोजेनिटी का वो फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं कि जो हमने जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे उसमें पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा है डेरिवेशन ऑफ रिलेशंस एमंग फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें क्या है, आपकी क्वांटिटीज के एमंग हमें रिलेशन डेवलप करना होता है। तो हमें कोई इक्वेशन दे दिया जाता है, बोलते हैं जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन इस तरीके से होता है। तो टाइम पीरियड टी लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये बताया गया है कि लेंथ पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है डायमेंशनली। तो अब करना क्या है, टी टाइम पीरियड है जिसका डायमेंशन क्या होती है हमको पता है, टी लेंथ की कैपिटल एल, ग्रेविटी की एल टी माइनस टू, क्योंकि ये भी एक तरीके का त्वरण है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो फिर से वही काम करना कि अगर ये रिलेशन वैलिड होता है तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, तो यहाँ पे के लाएंगे, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो इसकी कोई डायमेंशन यहाँ नहीं है, लेंथ ए जी की पावर बी। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन वैलिड होगी तो यहाँ पे वही जो डायमेंशनल होमोजेनिटी का जो नियम है वो लागू होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी राइट हैंड साइड की डायमेंशन से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। और इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे जिसके साथ हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का डायमेंशन टी इज इक्वल टू टी की पावर वन, सिंपल है, के की कोई डायमेंशन है ही नहीं, लेंथ एल की पावर ए, ग्रेविटी एल टी माइनस टू की पावर बी। तो जो जिसकी डायमेंशन थी वो हमने प्रॉपर तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो इधर यहाँ पे टी की पावर वन है और यहाँ पे एल की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू। सिंपली हमने इसको बी की पावर पर अंदर से पावर चढ़ा दी। ठीक है, तो एल की पावर ए और एल की पावर बी, तो जब आपका नीचे बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है प्रोडक्ट में। तो एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर माइनस टू बी, जो कि टी की पावर वन के बराबर है। तो यहाँ पर जब टी है तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर वन, कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, ये जो इक्वेशंस हैं इन दोनों को इक्वलेटली आपको डायमेंशनली मैच करने के लिए इनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होगी, तभी तो हम कह पाएंगे इसकी डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो m तो यहाँ पे है नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, लेकिन यहाँ पे l की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जीरो, और l की पावर a प्लस बी है, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो डायमेंशनली l की मैच कर देगी। तो यहाँ पे हम a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ से दूसरी कहाँ बनी, अब t की पावर माइनस टू बी है और t की पावर वन है, तो इन दोनों को मैच करने के लिए माइनस टू बी की वैल्यू वन होना पड़ेगी, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू वन हो गया। तो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन आपकी हो गई है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ रही है और b की वैल्यू माइनस वन बाई टू, फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, a माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, a की वैल्यू वन बाई टू आ रही है। तो b की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ रही है और a की वैल्यू वन बाई टू आ रही है। तो यहाँ पे हम अब इक्वेशन का रिजल्ट लिखने को तैयार है कि किस तरीके से टाइम पीरियड वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख पाएंगे कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू के कांस्टेंट
लेंथ की वैल्यू 1/2 और जी की वैल्यू -1/2। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो l की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर नीचे आ जाती है और 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, टी की पावर k √L/g। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। और लेकिन एक साल आपने ये भी पढ़ा होगा, एक्चुअल में जो इक्वेशन आपने पढ़ी होगी t = 2 पाई √L/g पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो 2 पाई होती है। तो यहाँ पे डायमेंशनली हम इस वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते। तो बस यहाँ पर हम बस ये पावर जो है सिंपली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो k की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है ये हम इसके जरिए तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये डायमेंशन होमोजेनिटी की क्या है, एक लिमिटेशन है, जो कि हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। अब हमको तीसरा एप्लीकेशन पढ़ना है डायमेंशन होमोजेनिटी का, जो कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यूनिट में सिस्टम में कैसे यूनिट्स बदलेंगे और कैसे उसका वैल्यू बदलेगी वो देखना है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे आपको FPS, CGS और MKS में बात की जाए तो सेकंड जो सेम रहता है तीनों में, कन्वर्जन किसमें होता है, मास में और लेंथ में। तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है और 1 kg 2.2 LV के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से डाटा याद रखोगे तो कंसाइज फॉर्म में आपका याद रहेगा और किसी भी यूनिट सिस्टम में बदलने में आपको ईजी होगी। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में ही 3.3 फिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए 1 ग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो यहाँ से ही आप डाटा निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज़ों को इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख पाएंगे 100 ग्राम 1000 ग्राम इसके बराबर 2.2 LV के, और सिंपल आप 1 ग्राम को कन्वर्ट करोगे 2.2 डिवाइड बाई 1000 LV के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पाउंड सेम चीज़ हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 3.3 फिट। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 3.3 डिवाइड बाई 100 फिट के इक्वल हो जाएगा। तो वैसे वर्षा हम क्या कर सकते हैं, 1 फिट को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बात करते हैं कि एक N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, Q1 एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन पे उस पर वेरी कर रही है। N2 उसी चीज़ की क्या दूसरे एक सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है और Q2 उसकी डायमेंशंस है। ठीक है, तो इन दोनों को मैच करने के लिए क्या है कि डायमेंशंस किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी पावर में रेज होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला, जैसे इसमें N1 की वैल्यू हमें पता है और N2 की हमें फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि N2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे भी किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो कन्वर्जन में पहला है कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू CGS। CGS सिस्टम में फोर्स यूनिट को CGS में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो 1 न्यूटन, ये न्यूटन को MKS यूनिट में कैसे लिखा जाता है, खोल के 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन सिंपल सा बराबर MA होता है, M की kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो CGS में फोर्स यूनिट क्या हो जाएगी, CGS में फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, kg ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है और मीटर सेंटीमीटर में, सेकेंड तो सेकेंड रहता ही है। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करना है हमको। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है और यहाँ पे N2 जो चीज़ हमें नहीं पता था, N2 साथ में इसकी जो यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख लेंगे और हमको निकालनी N2 की वैल्यू। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड सेम है तो इसको आराम से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब जो चीज़ हमने पढ़ रखी थी 1 kg कितने ग्राम से बराबर होती है, 1000। ठीक है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 kg यहाँ पे 1000 ग्राम हो गया और 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया डिवाइड बाई ग्राम
सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर से कट जाएगा तो आप यहाँ पे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। n2 की वैल्यू 10 की पावर 5। तो यहाँ पे अब हम कह पाएंगे कि CGS में तो 1 न्यूटन कन्वर्ट हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जो कि CGS में जैसे न्यूटन को इसको बार बार लिखने की बजाय 1 न्यूटन की फॉर्म में लिख देते हैं, वैसे इसको बड़े से चीज़ को हम इसको 1 न्यूटन को डाइन में बोलते हैं। CGS में जो यूनिट हो जाती है 10 की पावर 5 डाइन। तो जैसे न्यूटन को MKS में हम इस पूरी यूनिट को बार बार ना लिख के एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम CGS में डाइन बोलते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ही 1 न्यूटन को अगर मुझे FPS में कन्वर्ट करना है तो ये MKS यूनिट से हम SI यूनिट से हम FPS में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे पहला केस था वैसे ही किया है। तो FPS में जो फोर्स यूनिट होती है पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। तो हमें N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो N2 हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करके बताएगा कि 1 न्यूटन कितने न्यूमेरिकल डाटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो N2 यहाँ पे सिंपल हमने आपसे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर किया। सेकंड नहीं चेंज हो रहा तो काट दिया उसको। तो 1 kg 2.2 LV के बराबर होता है और 1 मीटर 3.3 फीट के बराबर होता है। तो 1 kg की जगह 2.2 पाउंड लिख दिया, 1 मीटर की जगह 3.3 फीट लिख दिया। पाउंड फीट कैंसिल आउट हो गए, सेम यूनिट में मैच करिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7.26 आ रहा है। ठीक है। तो 1 न्यूटन 7.26 पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेम चीज आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से आपको डाटा मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने डायमेंशन होमोजेनिटी पढ़ रखा है क्या होता है, उसके एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रखा है, लेकिन साथ साथ में हमने कई जगह यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल तो हमने ये भी देखा कि इसमें कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ इसको रोक रही है, बांध रही है, तो उसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो पहला है इट कैन नॉट फाइंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये हम पहले भी देख चुके थे जब टाइम पीरियड t इक्वल 2π/L/g निकाल रहे थे। तो वहां पे हम 2π लिख नहीं पा रहे थे, वहां पे हम k की वैल्यू k के टर्म्स में निकाल रहे थे। तो हम वहां पे एब्सोल्युटली श्योरिटी के साथ हम ये नहीं बोल सकते k की वैल्यू क्या है। तो इसमें लिखा है न्यूमेरिकल फैक्टर लाइक 2, 1/2π, कई कारण से k की वैल्यू भी आ जाती है कांस्टेंट की, लेकिन इस केस में हम वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, नॉट एप्लीकेबल टू डायमेंशनलेस फंक्शन। जैसे कुछ डायमेंशनलेस फंक्शन होते हैं, साइन, कोसाइन, आपके लॉगरिथमिक, ठीक है, इन सब जो ये सब जो फंक्शंस होते हैं अगर ये आएंगे तो उनकी कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, तो हम कैसे पता पाएंगे कि इक्वेशन सही है गलत है। तो ये भी हम यहाँ पर डायमेंशन होमोजेनिटी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सम एंड डिफरेंस, कि हम अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये नहीं पता कर श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि उस इक्वेशन में प्लस सही है या माइनस सही है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं s=ut + ½ और s=ut - ½ इन दोनों ही इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों में ही आपको करेक्टनेस आएगी। तो क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बस बात करेंगे LHS की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच कर जाए, और जो मैच करेंगे भी तो यहाँ पे हम जो प्लस आ रहा है और माइनस आ रहा है इनमें हम बात नहीं कर पाएंगे, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है। ओके। तो जैसे कि बात की गई थी 3 पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है आपका कैन नॉट गिव एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि हम एक अंदेशा तो लगा सकते हैं रिलेशन के फॉर्म में कि क्या पावर आई डिपेंडेंस के फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। जैसे t = k 2π/L/g था, तो वहाँ पे k की वैल्यू हम श्योरिटी के साथ नहीं बता पा रहे, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने बस k का लेंथ और ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन है वो तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन कंप्लीट फॉर्मूला हम वहाँ पे नहीं फाइंड कर पाए। पांचवा, एप्लीकेबल ओनली वेयर क्वांटिटीज आर रिलेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब कभी भी हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो उस केस में हमने जब कभी भी रिलेशन फाइंड करेंगे तो या सारे के सारे जो क्वांटिटीज होंगे एडिशन की फॉर्म वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे या डिवीजन की फॉर्म में, तभी हम बता पाएंगे उस इक्वेशंस को ड्राइव करके रिलेशन फाइंड करने में मदद कर सकता है हमारा डायमेंशन होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब एडिशन और माइनस आएगा तो हम श्योरिटी के साथ
नहीं बता पाएंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, जो हम बात कर भी चुके हैं। छठा क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में है सेम डायमेंशंस। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इस एनालिसिस का, कि जैसे कि टॉर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन ml²t-2 है। तो अब किसी रिलेशन में अगर टॉर्क आ गया, एनर्जी आ गया और उसने बोल दिया, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे वो क्वांटिटी टॉर्क पे डिपेंड कर रही है या एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। तो इस केस में हम ये एग्जैक्ट श्योरिटी के साथ नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, तो ये जो होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल डायमेंशंस पे बेस्ड है और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन आपस में मैच करता है। तो एग्जैक्टली हम रिलेशन फाइंड करने में हमें क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमने आपको बात की है, इस टॉपिक में डायमेंशन होमोजेनिटी के बारे में बात की, क्या होता है, एप्लीकेशन की बात की, लिमिटेशन की बात की, ये 3 चीज़ें बात की। और एप्लीकेशन में 3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि कैसे हम इक्वेशन को करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कोई रिलेशन। और तीसरा हमारा है कि हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे कर सकते हैं, वो सीखा। लेकिन साथ में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इक्वेशन दे दी जाती है आपको, डिस्प्लेसमेंट s=a+bt+ct² फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे दी गई और आपसे पूछ लिया जाता है ए बी सी का डायमेंशन क्या है। तो इसमें आपको ये बता रखा है कि एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो आपका डायमेंशन होगा एल के बराबर होगा। तो और ये इक्वेशन जब आपको दे दी गई, तो यहाँ पे मान के ये चल रहा है कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की क्या होगी, सेम होगी। तो उस चीज़ का हम फाइंड आउट करेंगे। तो एलएचएस साइड का हमने पता कर लिया। अब राइट हैंड साइड पर जब बात करेंगे तो इसमें पूरी की पूरी इक्वेशन a+bt+ct², इसमें 3 टर्म है। तो तीनों टर्म का जो डायमेंशन है वो एल से मैच करना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि इक्वेशन करेक्ट है। तो जैसे ए की बात की गई, तो ए की जो डायमेंशन फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो तीनों की जो डायमेंशन है वो बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होगी, एल के बराबर, तभी हम इक्वेशन क्या कह पाएंगे, करेक्ट है। तो सिंपल है, जब ए की डायमेंशन क्या आ गई, एल, तभी तो हम कह पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ए की डायमेंशन पता रखें, तो बी टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल के बराबर होगी। तो बी की डायमेंशन क्या, टी है, टी फॉर टाइम। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे बी डायमेंशन टी के बराबर इसके और एल के बराबर होगा। तो यहाँ पे बी की डायमेंशन आ गई एल t-1, ठीक है। तीसरा टर्म है हमारे पास, इसको इधर कर लेते हैं। तीसरा टर्म ct², किसके बराबर होगी डायमेंशन, एल के बराबर, ठीक है। टाइम है तो टाइम का स्क्वायर, लेंथ, तो सी की डायमेंशन आपकी lt-2, ठीक। तो ए की डायमेंशन हम एल आ रही है, बी की डायमेंशन lt-1 आ रही है और सी की डायमेंशन lt-2 आ गई। ये तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली। तो कुछ क्वेश्चंस आपके इस फॉर्म में भी पूछे जाएंगे जिससे आप डायमेंशन निकाल पाएंगे। बस आपको हमेशा याद रखना है कितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सबका डायमेंशन इंडिविजुअल लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के बराबर होगा, तभी है। और दूसरा क्या, कोई दो चीजें हम जोड़ पा रहे हैं तो उन दोनों की डायमेंशन भी आपस में क्या होंगी, मैच करेंगे, तभी हम किसी को जोड़ पा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये पूरा जो चैप्टर था आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशन, पूरा कंप्लीट होता है। अब आप जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले वो सॉल्व कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।